फितर के बाद ये क्लेम किया जा रहा था कि कुछ बड़ी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में होंगी। इमरान खान साहब ने कहा था कि ईद के बाद सड़कें गर्म हो जाएंगी और उन्होंने उन इतलात की बुनियाद पर कहा था जो उन्हें दी जा रही थी जेल में। अब मामला ये है कि वो खबरें तो नहीं है, लेकिन खबरें ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से नौजवानों की दूरियां पैदा हो रही हैं। नौजवानों ने अपने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुकात रखते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कई मरतबा बार बार बहुत सारे लोगों के सामने ये दावा कर चुके हैं कि वो इमरान खान साहब को अगले 2 माह में बाहर निकाल कर ले आएंगे, और ये दावा अली अमीन गंडापुर साहब ने हुकूमत में आने के बाद से लेकर अब तक तीसरी मरतबा किया है। 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर भी उन्होंने ये दावा किया था कि मुझे, यानी उस वक्त जब ये एहतजाज वगैरह चल रहे थे, इमरान खान साहब उसको रोकना चाहते थे, और उस वक्त भी अली अमीन गंडापुर साहब ने दावा किया था कि मेरे मुताबिक मामलात को चलने दें, मैं इमरान खान साहब को 2 माह में वापस ले आऊँगा। लगभग 7-8 लोग जो है उन्होंने ये क्लेम किया, बल्कि वो उनमें से कुछ लोग हैं वो हल्फन ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब निजी महफिलों में हमेशा यही कहते हैं कि इमरान खान साहब अवामी तहरीक से नहीं बल्कि सेटलमेंट से बाहर आएंगे। और ये दावा उनका ठीक है, इसलिए कि ये बात मैंने भी सुनी है कि सेटलमेंट से बाहर आएंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि अवामी दबाव बहुत ज़रूरी है, अवामी दबाव बना रहे, मगर सेटलमेंट करनी पड़ेगी एंड ऑफ द डे, और बगैर सेटलमेंट के इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। जबकि इमरान खान साहब जेल में लंबा अरसा रहने के लिए तैयार हैं, मगर वो कोई डील नहीं करना चाहते। अब खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान अपने वज़ीर आला के फैसलों के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में जो एक अभी दोबारा हुआ सेमिनार या एक जो पार्टी का एक इजलास हुआ जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में नौजवान शरीक हुए कन्वेंशन में, तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब के 2 फैसलों पर नौजवानों ने शदीद तनकीद की और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। नंबर 1, बैरिस्टर सैफ की तैनाती के खिलाफ। वो ये कहते हैं जी बैरिस्टर सैफ को फारिग किया जाए, ये खैबर पख्तूनख्वा का मोहसिन नकवी है। और दूसरा जो है वो माइन एंड मिनरल्स का जो बिल है उसके खिलाफ भी नौजवानों ने आवाज़ उठाई और तनकीद की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में उन्होंने मुतालबा किया कि इस बिल को पास ना करवाया जाए जब तक कि इमरान खान साहब खुद नहीं कहते कि इसको पास करवाया जाए। इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत सारे ऐसे अहकामात इमरान खान साहब ने दिए हैं जिन पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। उनमें से कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा था कि तैमूर झगड़ा को वजीर बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में उन्होंने ये नहीं किया। इमरान खान ने बाकायदा कहा और फिर पैगाम भी भिजवाया कि IG खैबर पख्तूनख्वा को डिसोन करे अली अमीन गंडापुर और पब्लिकली उनके खिलाफ बात करें जो वो ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी गंडापुर साहब ने अमल दरामद नहीं किया। डी चौक से जो लोग लापता हुए थे, यानी पहले ये बताया गया कि 100 के करीब लोग लापता हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 35 तक तादाद पहुंच गई। जब तादाद 35 तक पहुंच गई तो मैं लगातार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछता रहता हूं कि जनाब वो जो लापता अफराद है उनका डाटा किधर है, वो बंदे किधर हैं। वो जो नंबर शुरू के अंदर दिए गए थे वो तो नंबर ही काम नहीं कर रहे। तो उन्होंने बताया जी जिन लोगों के नंबर मौजूद थे वो सारे के सारे लोग मैनेज किए गए, उन सारे लोगों के ऊपर दबाव डाला गया है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसने भी मदद की है, जो इदारे हैं उनकी या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद उन्होंने भी की है। और ये जो 35 अफराद हैं, अब इनमें से किसी से भी या किसी के भी लवाहिकीन के साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा। ये जो लोग डी चौक से लापता हुए थे उनके मामले में मैं आपको बता रहा हूं, और मुझे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर से लोगों ने बताया कि अब उनसे राब्ता नहीं हो रहा। इसमें इमरान खान साहब ने जो अहकामात दिए इस हवाले से, या डी चौक के ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत हुई, देखें डी चौक के ऊपर गोली चली, अली अमीन गंडापुर के सूबे के लोग शहीद हुए, उनके साथ जो लोग गए थे उनकी क़यादत में वो लोग शहीद हुए, और अली अमीन गंडापुर साहब उनको खुद दावत देकर अपने साथ लेकर गए थे। इनकी जिम्मेदारी थी उनकी हिफाजत करनी, लेकिन जो लोग शहीद हो गए, क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश की? अब तक अली अमीन गंडापुर साहब किसी अदालत में पेश नहीं हुए जहां पे उनका मुकदमा लड़ा जा रहा है। किसी फोरम पे उन्होंने खुद पेश होकर कोई एक्टिविटी नहीं की, ना उन्होंने अपने लोगों से करवाई है, यानी CCTV फुटेज भी वो हासिल नहीं कर सके। अदालतों के अंदर लापता अफराद के हवाले से भी कोई पटिशन दायर नहीं की गई। हत्ता कि एक FIR दर्ज करवानी थी, उसके लिए अदालत में जो इन्होंने एक इस्तगासा दायर किया है वहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद ही नहीं होती। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से आप पूछें, या जब भी वो तारीख आती है तो अगली तारीख मिल जाती है, और लंबी तारीख मिल जाती है इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उसको संजीदगी से लेती नहीं। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों को अली अमीन गंडापुर साहब लेकर गए थे और जो वहां पे शहीद कर दिए गए, उनका मुकदमा अली अमीन गंडापुर साहब खुद लड़ते और वो ये कहते कि जनाब मैं अदालत में आकर खड़ा हूं, मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरे साथ ये लोग आए थे पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और इन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, मैं इनके लिए इनके साथ खड़ा हूं। ना लापता अफराद के हवाले से कुछ हुआ, हालांकि इमरान खान साहब ने कहा, ना ही CCTV फुटेज के हवाले से कुछ किया, हालांकि इमरान खान साहब ने कहा, ना ही जो लोग कत्ल हो गए उन कत्लों के बारे में कोई मामला आगे बढ़ाया गया या उठाया गया, हालांकि इमरान खान साहब ने कहा। सिर्फ एक सवाल पूछ लेने से कि गोली क्यों चलाई, ये तो सोशल मीडिया भी पूछ रहा है, तो ये सवाल पूछ लेने से कोई गोली चलाने वाला आपको जवाब तो नहीं देगा ना। गोली चलाने वालों ने जवाब दिया ना, जो ओवरसीज डॉक्टर्स आए थे अमेरिका से, उनको साफ कहा जी वहां तो गोली चली नहीं, वहां तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग असला लेकर आए थे, तो उन्होंने तो उन पर डाल दिया है। चौथी बात यह है कि दोनों मरतबा इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हदायत की कि आप डी चौक जरूर पहुंचिएगा, लेकिन वो डी चौक नहीं पहुंचे। एक मरतबा वो डी चौक जाने की बजाय डी के बाहर से ही आवाम को छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए, KP हाउस में, और वहां से फिर वो बहुत सारी पहाड़ियां क्रॉस करके और बेशुमार जिले क्रॉस करते करते वो वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए और IG इस्लामाबाद से वो चुपते रहे।
अली नासर रिजवी बमुकाबला अली अमीन गंडापुर। एक है लाखों लोगों के मैंडेट वाला वजीर आला और एक है सिंपल एक सीएसएस किया हुआ ऑफिसर। और अब अली नासर रिजवी से अली अमीन गंडापुर छुप रहा था और अपने आप को बचा रहा था, बारिश में भीग रहा था, एक मजलूमियत की तस्वीर बना हुआ था एक सूबे का वजीर आला। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हो नहीं सकती। पाकिस्तान की तारीख में कोई दूसरा वजीर आला आज तक किसी आईजी से या पुलिस वाले से छुपता हुआ नहीं पाया गया, बल्कि जब इस ओहदे पे आप बैठते हैं तो फिर आपके ऊपर आवाम की जिम्मेदारी होती है, आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने सामना नहीं किया। दूसरी बार जो है वो बुशरा बीबी साहबा को लेकर वो डी चौक पहुंचने की बजाय उसके करीब पहुंच के वहां से वापस मुड़ गए और वहां पे जो है बहुत सारे कारकुन शहीद हो गए। और भी कई अहकामात हैं, बयानबाजी से लेकर वफाक और एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पे बहुत सारी जगहों पे अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के अहकामात नहीं माने। अब ईसा नकवी साहब ने एक खबर दी है और ये खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ईसा नकवी साहब इंटरव्यू दे रहे थे, बात कर रहे थे और वो ये बात कर रहे थे जनाब असदुल्ला साहब से। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा एक वलीमे में मौजूद थे और इनमें कुछ लोग अलीमा खान के धरने की मुखालफत कर रहे थे। एक साहब ने कहा कि खान साहब कहते हैं कि गंडापुर जब भी एस्टेब्लिशमेंट से बात का कहता है तो जेल में मुझ पर सख्तियां बढ़ जाती हैं। उधर इमरान खान की बहनें जो हैं उनको पता नहीं किधर वीराने में जाके फेंक रहे हैं, ये इधर रहनुमा जो है पीटीआई के वो वलीमा एंजॉय कर रहे हैं। ये ईसा नकवी साहब की खबर है, गालिबन इन्होंने खुद सुना या किसी को कहते हुए सुना। इन्होंने कहा जी एक साहब ने कहा कि खान साहब कहते हैं कि गंडापुर जब भी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करता है तो जेल में मेरे ऊपर सख्तियां शुरू हो जाती हैं। अब ये कैसे हो जाती है, गौर करें। अब जब भी कोई बातचीत का माहौल बनता है या बनाया जाता है उस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर वाकई सख्तियां शुरू हो जाती हैं जेल में, और वो इस बात का शिकवा पहले भी कर चुके हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है इमरान खान साहब को लेकर और उनके केसेस को लेकर, क्योंकि देखें इमरान खान साहब को जिन केसेस में अंदर रखा हुआ उनका कानून के साथ तो ताल्लुक कोई है नहीं। अब इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कुछ हकायक सामने रखे हैं। उन्होंने कहा काफी अरसा से केसेस इल्तवा का शिकार है, हमारी बार बार की दरखास्त के बावजूद तोशाखाना का केस नहीं लगाया जा रहा। जिस दिन केस लगेगा उसी दिन या उसी हफ्ते खत्म हो जाएगा। अगर इमरान खान पर 300 केस हैं तो 295 केसों में इमरान खान की या तो जमानत हो चुकी है या फिर इमरान खान बरी हो चुके हैं। इमरान खान अब 2022 का जो सिलसिला शुरू हुआ है 2025 गुजर रहा है, इस सिलसिले की रोकथाम होनी चाहिए और इमरान खान की रिहाई अब हो जानी चाहिए। यानी अब इमरान खान साहब को मजीद अंदर रखने का पहले भी कोई कानूनी जवाब तो था नहीं, अभी भी कोई कानूनी जवाब नहीं है, लेकिन इस निजाम ने इमरान खान को खौफ की वजह से अंदर रखा हुआ है। दो चीजें जिसकी इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब तक पहुंचनी चाहिए, उन दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन अभी तक इमरान खान साहब को नहीं दी गई। नंबर एक, जो काटलंग में ड्रोन हमला हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान में काटलंग के इलाके में जो ड्रोन हमला हुआ जिसमें मासूम शहरी खवातीन और बच्चे शहीद हो गए थे, इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई है और इस मामले को इमरान खान साहब के सामने नहीं रखा गया, उनको नहीं बताया गया, ना ही उनका मौकिफ लिया गया है। बैरिस्टर सैफ ने मुलाकात की, नहीं बताया। आजम सवाती ने मुलाकात की, नहीं बताया। अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की, इसके बारे में कोई खबर बाहर नहीं आई। और उसके बाद जब दोबारा मुलाकात हुई बैरिस्टर गौर की, उस वक्त भी इमरान खान साहब को नहीं बताया गया काटलिंग ड्रोन हमले के बारे में, और ये बैरिस्टर गौर से बार बार जब पूछा गया तो उन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म की राय नहीं दी। दूसरा, इमरान खान साहब को बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि ये कोई मिनरल्स और माइंस का कोई बिल आ रहा है जिसमें मादनियात के हवाले से कुछ इख्तियारात हैं जो वफाक को दिए जाएंगे। अब तो देखें बिल का पोस्टमार्टम होना शुरू हो गया ना, लोगों ने एक एक शिक निकाल कर बताना शुरू कर दिया है। पहले ये दावा कर रहे थे हुकूमत वाले, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही दावा कर रही थी कि जनाब आप शिक वाइज निकालें, चीजें बताएं। अब तो लोगों ने शिक्के निकाल के सामने रख दी हैं कि जनाब आप अपने हाथ काट के वफाकी हुकूमत को दे रहे हैं, और वफाकी हुकूमत भी आप किसको दे रहे हैं? SIFC को दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि FIFC जो है वो एक सफेद हाथी है, उसके बारे में कहते हैं कि वो एक नाकाम इदारा है और वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल सरमायाकारी नहीं ला सका, उसने टाइम ज़ाया किया है, वक्त का और पैसे का ज़िया है, और SIFC ने कुछ नहीं किया। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं। अपोजिशन लीडर के मुंह से सुना, मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आता है, वो भी ये कहते हैं कि FIFC जो है ना, SIFC वो फारग है, उसने कोई काम नहीं किया है, ये सफेद हाथी है। तो फिर जो मादनियात का इख्तियार क्यों उसे सौंपा जा रहा है? मेरा सवाल यह है कि एक इदारे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद समझती है कि वो नाकाम इदारा है, SIFC कोई काम नहीं कर रहा, वो खुद कहते हैं। जब वो काम नहीं कर रहा तो आप अपने सूबे के मादनियात उसके हवाले क्यों कर रहे हैं? अपने हाथ काट के उसको क्यों दे रहे हैं? जब आपको उस पर एतबार ही नहीं है तो आप उसको क्यों दे रहे हैं? देखिए, ये जो बात की है ना कुछ सहाफियों ने या कुछ लोगों ने, वो बज़ाहिर दुरुस्त दिखाई देती है कि गंडापुर साहब को ये टास्क दिया गया है और काफी दबाव के साथ टास्क दिया गया है कि आपने ये बिल पास करवाना है और शायद कोई टाइम फ्रेम है जिसके अंदर करवाना है, और जल्दबाजी में अमेरिका को बता भी दिया गया जनाब मादनियात आपका इंतजार कर रही हैं, आइए और छाइए, ये मादनियात, ये खजाने आपके लिए खुले हैं, आप आए और आकर इस्तेमाल करें। अब ईद के बाद जो कहा जा रहा था कि माहौल कुछ और बनेगा, अब ईद के बाद माहौल बन गया है कि वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर यहाँ पे बिल पास हो रहे हैं। हालांकि जो कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ईद के बाद, वो 2-3 चीजों का क्लेम किया गया था। एक ये दावा किया गया था कि ईद के बाद अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बन जाएगा जिसमें इंटीरियर सिंध की जमातें शामिल होंगी, बलूचिस्तान की जमातें शामिल होंगी, खैबर पख्तूनख्वा की कुछ जमातें शामिल होंगी, फजल रहमान साहब उस अलायंस के अंदर शामिल होंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस अलायंस को लीड करेगी। इस तरह ये सारी जमातें मिलकर एक मुत्तहिदा
पूरा बहुत बड़ा इत्तेहाद तैयार करेगी अपोजिशन का, जो आइन की बुलंदी के लिए या आइन की बहाली के लिए वो अपना काम शुरू कर देगा। लेकिन वो इत्तेहाद तो बना ही नहीं। जिन लोगों ने करना था काम वो नजर ही नहीं आ रहे, कौन किधर है कौन किधर है, सब बिखरे हुए हैं। और कोई एक खबर आपको नहीं मिली ईद के बाद से लेकर अब तक कि कोई ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का बन रहा हो। तो एक चैप्टर तो हो गया साफ। दूसरा ये कहा गया कि ईद के बाद तहरीक चलेगी। वो तहरीक किधर है? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में बहुत बड़े बड़े जलसे करती थी, इमरान खान साहब के लिए सिर्फ नाम लेते थे और स्टेज लगाते थे, पूरा शहर निकल कर आ जाता था, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कन्वेंशंस कर रही है बंद एरियाज के अंदर। देखो मुझे कहने में कोई बात नहीं है, जो हकायक है वो मैं आपके सामने रखूंगा। 2014 में मेरी नौकरी इसलिए गई थी कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट मेरे पे दबाव डाल रही थी कि तारुल कादरी और इमरान खान साहब की जो तहरीक है इसको बड़ा बड़ा करके दिखाओ। तो मैंने कहा जी मैं नहीं दिखाता, जितनी है ये इतनी रहेगी। तो आज मैं बड़ा क्लियरली आपको ये बताऊं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुले मैदानों में, खुले इलाकों में बेशुमार लोगों के साथ बड़े बड़े एहतजाज करती थी, बड़े बड़े जलसे जुलूस करती थी, गो के इन कन्वेंशन के अंदर बहुत बड़ी तादाद में नौजवान आए हैं और ये चुने हुए नौजवान हैं जिनको लाके उनको ऑनर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो प्रोग्राम करती थी वो किसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर हो ही नहीं सकता था, अवाम इस तरह टूट पड़ती थी। लेकिन अभी क्योंकि बहुत मायूसी फैलाई गई है तो उस तरीके से जो तहरीक चलाने का एक ऐलान किया गया था फिलहाल तो वो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन नौजवान एक मोमेंटम बनाना शुरू हो गए हैं। देखिए मोमेंटम बनते बनते बनता है। अभी एक जलसा जब अनाउंस करेंगे तो पता चलेगा कि पहले जलसे में कितनी ताकत है, दूसरे में कितनी ताकत है। जब ये ओपन एरियाज में निकलेंगे, बाहर मार्केट से या बंद हॉल से जब बाहर आएंगे, नश्तर हॉल में नहीं जाएंगे, किसी ओपन एरिया में आएंगे, किसी ग्राउंड में आएंगे, तो तब पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो मोमेंटम पकड़ रही है वो किस सिमत में जाएगा और नौजवान कितनी बड़ी तादाद में उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। अच्छा जी, एक और चीज जो बड़ा वादा किया गया था, साना जाफर एक्सप्रेस के बाद अपोजिशन ने कहा था कि वो एक एपीसी बुलाएंगे और इसका दावा किया गया था कि बलूचिस्तान में वो एपीसी बुलाई जाएगी। वो एपीसी बड़ी मुसीबत बनी हुई थी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि उस एपीसी में कुछ सवालात होने थे। एक तो ये सवाल होना था उसमें कि इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर कैसे हुआ। दूसरा, जो जबरी तौर पे गुमशुदा अफराद हैं उनके हवाले से बड़ी जोरदार आवाज़ उठनी थी। बलूचिस्तान की महरूमियों पे बात होनी थी। जो बलोच खवातीन इस वक्त हमारी बहनें, उन्हें पाबंद सलासल किया गया है, उस पर बात होनी थी। तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि अपोजिशन ये करे, तो ये काम भी अपोजिशन ने नहीं किया। जो एपीसी हम सुन रहे थे रमजान मुबारक के दौरान कि ईद के फौरन बाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ खुसूसन बलूचिस्तान में होने वाले वाकयात के बारे में एक अपोजिशन एक ग्रैंड डायलॉग करेगी, वो डायलॉग भी हमने नहीं देखा। तो तीन चीजें जो दावा किया गया कि ईद के बाद अपोजिशन का इत्तेहाद बनेगा, इन्होंने नहीं बनाया, अभी शुरू भी नहीं हुआ काम सही तरीके से उस पर। नंबर 2, तहरीक चलेगी, अभी तक मोमेंटम तहरीक का नहीं बन रहा, नौजवान एक्टिवेट जरूर हो रहे हैं, बल्कि पीटीआई जिसने तहरीक चलानी है उसके अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए। अब रिपोर्ट हो रहा है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी अली अमीन गंडापुर और मुबैना तौर पर आतिफ खान की झड़प हुई है और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि शायद आपको इंग्लिश नहीं आती, मैं आपको उर्दू में बिल भिजवा देता हूँ। तो ये एक दूसरे को वहां पर टॉन्ट किया जा रहा है जो नामुनासिब है। और तीसरी चीज जो है, बलूचिस्तान के साने के बाद एपीसी बुलवाने का जो एक फैसला किया गया था वो फैसला भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करें तो फिर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए तो हालात ठीक है। अब वो अपने बिल पास करवाने की तरफ मामला लेकर चले गए, बजाय कि इस वक्त डिस्कस होता कि ये जाली हुकूमत है, इसे इख्तियार करने का हक नहीं है, इसके खिलाफ तहरीक चलाओ, इसको घर भेजो और अवामी मैंडेट की हुकूमत लाओ। बजाय अपोजिशन ये डिस्कस कर रही होती, अपोजिशन इस वक्त डिस्कस कर रही है कि वफाकी हुकूमत ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक बिल पास करवाना है या नहीं करवाना, इमरान खान को बताना है या नहीं बताना, इमरान खान से किसी को मिलवाना है या नहीं मिलवाना। इनकी सारी तवज्जो जो है वो इस तरफ है। आदम सवाती साहब ने एक दावा किया कि वो बुध को या जुमेरात को कोई अहम मुलाकात करेंगे और फिर मुज़ाकरात के अंदर पेशरफ्त हो जाएगी। देखिए ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होते हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट का भी 70 साल का तजुर्बा हो गया मुज़ाकरात कर करके, और हमारा भी देख देख के लंबा ही तजुर्बा हो गया। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब भी मुज़ाकरात होते हैं ना वो कभी भी अनाउंस करके नहीं होते, और जो अनाउंस करके और डेटे देकर होते हैं ना वो मुज़ाकरात कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होते। ये इमेच्योर बातें आदम सवाती साहब की, ऐसे नहीं हो सकता। देखें, मलिक अहमद खान ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ पूरी डील मुकम्मल की थी, आखिरी वक्त तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऐसे काम डालती है और इस मेच्योरिटी के साथ, चाहे गलत काम किया, लेकिन मलिक अहमद खान साहब ने रिजीम चेंज ऑपरेशन तक ऐसी खामोशी से कार्रवाई डाली। या मोहसिन नकवी के बारे में मैंने एक दफा खबर दी थी और यह था 19 फरवरी 2022। मैंने तब बताया था कि एक मीडिया चैनल का मालिक बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वॉल्व है और बड़ी कार्रवाई का हिस्सा बन गया है। वो चीजें सारी मैंने उस वक्त बताई थी। और फिर मलिक अहमद खान साहब के बारे में मैंने बताया था कि एक बंदा है वो रावलपिंडी के पीसी होटल में ठहरता है और वहां से वो जीएचक्यू में जाता है। तो ये बड़ी खामोशी के साथ कार्रवाई हुई थी, बड़े ही आराम और इत्मीनान के साथ, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये है तरीकाकार, ये इमेच्योरिटी है कि टीवी पे आगे बैठ गया आदम सवाती साहब बता रहे हैं कि मेरी ना बुध या जुमेरात को किसी बंदे से मुलाकात होनी है। मैंने एक मैसेज जो है वो आरिफ अलवी साहब को भी कर दिया, डॉक्टर आरिफ को भी, और बड़ी जल्दी जो है वो चीजें मुझे पता चल जाएंगी, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। ऐसे होते हैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, ऐसे सिर्फ मजाक हो सकता है, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नाज़रीन, हैरत अंगेज तौर पे मैं एक और चीज़ नोट कर रहा था। वो सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात को खबर बनाकर पेश करते हैं, उनमें से चंद सहाफ़ी अचानक से
हैरत अंगेज तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर घोर साहब की हमायत में आकर खड़े हो गए। देखिए, ये दोनों इमरान खान साहब के साथी हैं। इमरान खान साहब ने दोनों को लगाया। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसने लगाया? इमरान खान ने लगाया। हटाने का इख्तियार किसके पास है? इमरान खान साहब के पास है, क्योंकि मैंडेट इमरान खान साहब का है। बैरिस्टर घोर को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसने लगाया? इमरान खान साहब ने लगाया। हटाने का इख्तियार किसके पास है? इमरान खान साहब के पास है। लेकिन जब आप बंदा लगा देते हैं ना, तो बंदा कुछ भी कर रहा हो, उसको हटाना उतना आसान नहीं होता। हटाने के लिए आपको बड़ा सॉलिड तरीकाकार करना पड़ता है, और इमरान खान साहब इस वक्त मुझे नहीं लगता इस पोजीशन में है कि वो कोई इतना बड़ा चेंज ला सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, और ये बात इन दोनों बाकियों को भी पता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिशात को खबरें बनाकर पेश करने वाले कुछ साफी, वो इस वक्त अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर घोर साहब के दिफा में सामने आ गए हैं, और ये चीज इन दोनों को सूट नहीं करेगी। अब इन्हें देखना ये चाहिए कि इनके खिलाफ साजिश हो रही है, या वाकई में ये चाहते हैं कि वो इनका दिफा करें, या वो वाकई में इनका दिफा कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह के लोग जब दिफा करेंगे तो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर इन लोगों के बारे में मजीद बददिली पैदा होगी। ये एक साजिश भी हो सकती है, मुमकिन है साजिश हो, या हो सकता है वैसे ही ये कोई एक नई कार्रवाई है जिसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहरहाल इसमें एक खबर और है मेरे पास जी। सलार काकर साहब, उन्होंने शर्म दिलाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। सलार काकर साहब कहते क्या है? वो कहते हैं जनाब, ये तो इमरान खान की बात करने से कतरा रहे हैं, यानी वो मेरे लिए तो क्या, वो खान के लिए बोलने से भी कतरा रहे हैं। जब उनसे बात की गई कि आपके लिए कोई आवाज़ उतनी नहीं उठा रहा, आवाज़ उठानी चाहिए, उन्होंने कहा मेरे लिए क्या आवाज़ उठानी है, वो खान के लिए आवाज़ उठाने से कतरा रहे हैं। तो सलार काकर ने वाकई कुर्बानी दी, और बहुत सारे लोगों ने दी है। कुछ लोग बड़े शानदार रहे सारी लड़ाई में। मुराद सईद, इन्होंने बड़ी कमाल लड़ाई लड़ी है। ख़वातीन है कुछ, उन्होंने बड़ी कमाल लड़ाई लड़ी है। जो लोग आज जेलों में बंद हैं, यास्मीन राशिद साहब, उमर चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, कमाल इन्होंने लड़ाई लड़ी है। जो लोग इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, उनमें मेजर ताहिर सादिक साहब जख्मी भी हुए, उन्होंने अपना सारा कारोबार भी तबाह किया। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी मार खाई है, लेकिन उन्होंने अपने मौक़िफ़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इमरान खान के साथ खड़े हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की है। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट जो है वो दिया है फायरवॉल के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। मैं ये आपको स्टेटमेंट इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि ये वाकई हकीकत है, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब का अंदाजा ठीक नहीं है। ये फायरवॉल वाकई काम कर रही है, और कुछ हद तक काम कर रही है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवानों के अंदर अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि वो जो नताइज थे वो हासिल करने में नाकाम रही है। तादाद इतनी ज़्यादा है ना पाकिस्तानियों की, देखें 25 करोड़ का मुल्क है, आप सारा कुछ तो नहीं कंट्रोल कर सकते, एक हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर लोग जो है VPN इस्तेमाल करते हैं, लोग डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ना कुछ करके लोग वीडियोस तक एक्सेस हासिल कर लेते हैं। आप एक प्लेटफॉर्म बंद करते हैं, वो दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा बंद करते हैं, वो तीसरे पे आ जाते हैं। मैं ये देख रहा था, मेरा पूरा का पूरा जो यूट्यूब का ये मेरा वीलॉग होता है, इसको लोग उठाते हैं, और उठा के वो 1 दर्जन के करीब चैनल्स हैं और टिकटॉक के, उन पे डाल देते हैं। वो वहां से लोग देख लेते हैं, टिकटॉक बैन नहीं है तो हर जगह से कहीं ना कहीं उन्हें ये मवाद मिल जाता है सुनने के लिए, तो ये आवाज़ लोगों तक पहुंच जाती है। वो ये कहते हैं कि PTI के सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए 40 अरब में चीनी कंपनी को फायरवॉल का ठेका दिया गया, मगर फायरवॉल का मकसद पूरा नहीं हुआ जिस तरह वो चाहते थे। फायरवॉल सोशल मीडिया पैगामात को फिल्टर नहीं कर सकी, 40 अरब खूह खाते डूब गए। सीनियर क़यादत ने इस पर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, शेर अफजल मरवत का दावा। वैसे ये काम जो है ना, ये करना चाहिए। मैं हर काम इसलिए कह देता हूँ कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है जुनैद अकबर साहब, उन्हें चाहिए कि फायरवॉल के मुतालिक सारी तफसीलात मंगवाएं। पाकिस्तान में ट्विटर क्यों बंद है, इसकी भी तफसीलात मंगवाएं। फायरवॉल जो है वो कितने की लगी, किसने लगाई, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, जरा सारी तफसीलात मंगवाएं। ये तफसीलात वो मंगवाएंगे तो हकायक कौम के सामने आएंगे। अगर वो इस ओहदे के ऊपर आए हैं तो फिर ये काम करें, वरना फिर इस्तीफा देके जान छुड़ाएं। अगर इस ओहदे पे काम कोई नहीं करना था, फिर ओहदे पे बैठ के और एहसान लेने का किसी का फायदा कोई नहीं है।